नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं बात विभाग। बात विभाग के इस अंक में आज हम विपक्ष की दिशाहीनता पर चर्चा करेंगे। विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन, नेतृत्वहीन और मुद्दाविहीन कैसे हो गया? क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, पसंद आने पर लाइक करें, अपने मित्रों, परिचितों को शेयर करें। बिहार चुनाव के बाद विपक्ष पूरी तरह हताश और निराश लग रहा है। हिंदी पट्टी के सभी राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि सभी महत्वपूर्ण राज्यों में विपक्ष पूरी तरह पराजित दिख रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, वह बिहार में राजद और उत्तर प्रदेश में सपा पर निर्भर है। बाकी राज्यों में हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में कांग्रेस का सीधा मुकाबला कांग्रेस भाजपा से है। भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस एक तरह से कहा जाए तो नेतृत्वहीन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक कुल मिलाकर के जब से राहुल गांधी की लॉन्चिंग री-लॉन्चिंग के बाद जितने चुनाव लड़े हैं 95 चुनाव हार चुकी है। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हमेशा यह आरोप लगा करके कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की, वोट चोरी हो गया, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो गया, जनता भ्रमित हो गई। मतलब कभी आप चुनाव की प्रक्रिया को दोष देंगे, कभी संस्थाओं को दोष देंगे, कभी जनता को भ्रमित कहेंगे। श्रीमान अपने आप को भ्रमित कब कहिएगा? आप में नेतृत्व क्षमता नहीं है, आप कांग्रेस को तो नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष को क्या एकजुट करिएगा? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इस नाते कांग्रेस की यह नैतिक जिम्मेदारी है और एक वाजिब भी है कि विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो। 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जी के प्रयास से कांग्रेस ने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश असफल रहा। ढीला-ढाला प्रयास था। इंडिया नाम का एक गठबंधन बना भी। पहले तो नाम पर ही विवाद हुआ। फिर शुरुआती चरण में ही नीतीश कुमार जी इंडिया से अलग हो गए। उसी वक्त ये गठबंधन धराशायी हो गया। बची-खुची असर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद दिखने लगा। उनके सहयोगियों ने खुलेआम ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया गठबंधन का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही हुआ था। यह पूरे देश में कारगर हमेशा के लिए नहीं है। मेरी स्पष्ट समझ है कि विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में मजबूत वही हो सकता है जहां विपक्षी पार्टियों की संख्या कम हो। ये संख्या अधिक भी हो तो विपक्ष के रूप में एक अलायंस के रूप में एक कंसोलिडेटेड रूप से एक दिखे एनडीए के सामने। जिस प्रकार एनडीए एकजुट है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, उनमें नीतियां हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, संवाद रखते हैं। इंडिया या कोई भी गठबंधन बने वैसा विपक्ष में दिखता ही नहीं। लोकतंत्र में दो प्रकार की व्यवस्थाएं आमतौर पर काम करती है, एक राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार और एक संसदीय प्रणाली की सरकार। राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार का एक सबसे अच्छा मॉडल अमेरिका है। वहाँ राष्ट्रपति ही देश के सर्वेसर्वा होते हैं। वो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होते हैं। दूसरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का मॉडल रूप है ब्रिटेन। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी कि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। भारत में भी यही व्यवस्था है। यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं, संसदीय प्रणाली का लोकतंत्र है और हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति होती है। राष्ट्रपति को दिया गया है। यहाँ राष्ट्रपति को ब्रिटिश क्राउन के समकक्ष माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही देश के आर्थिक स्थिति को देखें तो अमेरिका में मुख्य रूप से क्या पूरी तरह से दो ही पार्टी है बहुत दिनों से,
एक डेमोक्रेट, एक रिपब्लिकन। अभी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। इनके पहले जो बाइडेन थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे। तो वहाँ कभी डेमोक्रेट्स कभी रिपब्लिकन सत्ता में आते हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी कभी लेबर कभी कंजर्वेटिव आते हैं। तो वहां पर लोकतंत्र की सफलता इस बात से है कि समग्र रूप से जनता के सामने स्पष्ट विकल्प होता है कि या तो इस पार्टी को चुने या उस पार्टी को चुने। भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल 6 पार्टी है, राज्य स्तर पर दर्जनों पार्टियां हैं और अन्य छोटी छोटी पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में काम करती हैं। निर्दलीय भी धड़ल्ले चुनाव होते हैं। इतना ज्यादा वोटों का बिखराव होता है कि वो सब मिलाकर भी बहुत मुश्किल से अधिकांश उसमें जमा बचा पाते हैं। अभी बिहार का चुनाव हुआ, यहाँ पर मुख्य दो हर विधानसभा सीट में अधिकांश सीट पर मुख्य 2 पार्टियों यानी कि महागठबंधन और एनडीए को छोड़ करके अधिकांश लोगों की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर ने एक नई पार्टी की शुरुआत की, जन स्वराज पार्टी। उनसे आशा बंधी थी कि वो एक तीसरे विकल्प के रूप में, एक स्वस्थ विकल्प के रूप में उभरेंगे, लेकिन एनडीए ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, जंगल राज की वापसी का ऐसा खड़ा हुआ कि जितने लोग जो विचार कर रहे थे कि जनसुराज को वोट दे, जनसुराज से जुड़े, वो लोग मजबूरन फिर से वापस एनडीए में चले गए, एनडीए को वोट दे दिए। जबकि जनसुराज में समाज के सभी क्षेत्र के अच्छे लोग जुड़े हुए थे, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी, उनसे लोग आकर्षित थे, उनकी सभाओं में भीड़ जुटती थी। हाँ, प्रशांत किशोर ने एक काम अवश्य किया कि भले सफलता मिली न मिली, एक भी सीट न जीत पाए, उनके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन उन्होंने बिहार चुनाव में पलायन और रोजगार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। और यह पहला चुनाव बहुत दिनों के बाद हुआ है, 77 के बाद तो निश्चित ही, कि इस चुनाव में जातिवादी फैक्टर नहीं रहा। जात पात से ऊपर उठकर अधिकांश लोगों ने वोट किया और एनडीए को इतना बम्पर जीत मिला। प्रशांत किशोर को इस बात से साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने बिहार के चुनाव में रोजगार, पलायन, स्थानीय मुद्दे, शिक्षा, इन सब को फोकस किया। जातवाद से ऊपर हटके चुनाव का परिदृश्य उपस्थित करने का श्रेय निश्चित रूप से उनको जाता है। बात कर रहे थे विपक्ष की एकता का। विपक्ष हारने के बिहार चुनाव के हारने के बाद 2 प्रमुख नेता जो थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बिल्कुल सन्न से स्थिति में आ गए हैं। दोनों अज्ञातवास में प्राय जाते हैं, इस बार को ज्यादा ही चल गया। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे करना क्या है। मेरी स्पष्ट समझ है कि विपक्ष को यदि एनडीए से सही मुकाबला करना है तो एक अस्थाई और निश्चित गठबंधन बनाए और उस गठबंधन में एक नेता चुने। ब्रिटेन की तरह, जब ब्रिटेन की प्रणाली को उन्होंने अपनाया है, तो ब्रिटेन में एक और भी प्रणाली है, वहां पर शैडो कैबिनेट सिस्टम चलता है। यानी कि विपक्ष में जो नेता होता है उसका एक रिप्लेसमेंट के रूप में शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि यदि यह पार्टी सत्ता में आई तो यह अमुक अमुक व्यक्ति अमुक अमुक पद पर रहेंगे। भारत में भी एक विपक्ष को चाहिए कि शैडो कैबिनेट का निर्माण करे, विपक्ष पूरी तरह एकजुट हो, वो पहले से लोगों को बताए कि हमारी जब सत्ता आएगी तो फलाना व्यक्ति प्रधानमंत्री होंगे, फलाना व्यक्ति रक्षा मंत्री होंगे, फलाना व्यक्ति विदेश मंत्री होंगे, फलाने वित्त मंत्री होंगे। यानी बिग 4 जो पोर्टफोलियो होते हैं, जो सीसीएस के मेंबर होते हैं, वित्त, गृह, विदेश और रक्षा, विपक्ष में इन नेताओं को चिन्हित करके जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए। जनता यह देखे कि सत्ता इन्हें मिलेगी तो अमुक अमुक व्यक्ति इन महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे और वो नीतियां भी प्रस्तुत करे। यदि विपक्ष को लगता है कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति सही नहीं है
तो उसके बदले में उसके जो शैडो कैबिनेट के विदेश मंत्री हो, वो बताएं कि यह नीति ऐसे नहीं, इस प्रकार होनी चाहिए। इस प्रकार वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक उसी प्रकार करें। अल्टरनेटिव जनता के सामने रखें कि हम यदि इस पद पर होते तो यह काम करते। तब जनता का विश्वास जमेगा, तब जनता को समझ में आएगा कि वर्तमान सरकार को हटाएंगे तो इन लोगों को सत्ता में लाएंगे, ये लोग ये काम करेंगे। अभी तो पूरी तरह असमंजस की स्थिति, अंधकार की स्थिति है कि सरकार के खिलाफ वोट दे, सरकार हट जाएगी, आगे क्या होगा पता नहीं चल पाता है। मजाक में लोग कहते हैं कि हर महीने एक नया प्रधानमंत्री आएगा। तो लोग मजाक करते हैं, लेकिन स्थिति तो ऐसे ही लग रही है। विपक्ष में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली की दुर्गति के बाद अरविंद केजरीवाल तो विपक्ष में चली गए, लेकिन इंडिया गठबंधन जब चल रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो वो भी अपने आप को मन ही मन प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मुगालता हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई क्षेत्रीय पार्टी में सबसे अधिक स्वीकार्यता उन्हें ही है। और सही में एक पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई थी जो कि 2 राज्यों में सरकार थी, दिल्ली और पंजाब। पंजाब में भी है, लेकिन दिल्ली के सदमे से ऐसा उन्हें चोट लगा है कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं। फिर भी राहुल गांधी को लोग अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी उनके नेतृत्व में कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस प्रकार की स्थिति जब तक रहेगी, तब तक देश कैसे उम्मीद कर सकता है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को हटा लिया जाए, तो विकल्प के रूप में कौन आएगा? यह जो विकल्पहीनता और शून्यता है, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके या चुनावी मशीनरी का दुरुपयोग करके या चुनाव आयोग की मिलीभगत से नहीं जीत रही है। उन्हें जीतने का मौका विपक्ष खुद दे रहा है, क्योंकि विपक्ष आज पूरी तरह नेतृत्वहीन है, मुद्दा विहीन है, दिशाहीन है। उनके बातों पर, उनके वादों पर, उनके दावों पर जनता विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसलिए स्थिति बनी हुई। यदि यह स्थिति बदली नहीं गई तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी खराब है। हर चुनाव में सफलता मिलने के बाद एनडीए, खासकर भारतीय जनता पार्टी, धीरे धीरे निरंकुश होती जाएगी और सार्थक बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे। और देश की स्थिति की इसके लिए, यह लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इस पर पूरे विपक्ष को विचार करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पुनः गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट अवश्य देखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।